हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी कर रहे थे फिज़िक्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 के पोर्शन को टच कर रहे थे और मैंने उस चैप्टर्स में वहाँ पे आपको मैंने समझाया था कि चार्ज क्या होता है। जब चार्ज को मैंने समझाया था तो चार्ज का प्रोडक्शन कैसे होता है, चार्ज को हम प्रोड्यूस्ड कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बताया था। चार्ज क्या होता है, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, अब ये हम लोगों को समझ में आया। अब वहाँ पे किस तरह का नियम आता है, किस किस बात वहाँ पे क्या क्या चीज़ें टर्म्स आ रहा है, क्या फोर्सेस आएगा, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा थोड़ा सा कि लास्ट क्लासेस में आप क्लास 11 का एक पोर्शन है और आप पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे। तो ठीक उसी प्रकार से अगर न्यूटन्स लॉस ऑफ ग्रेविटेशन आप जानते होंगे तो फार्मूला होता है F = Gm1m2/r², जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो उसी का इलेक्ट्रिकल एनालॉग, उसी का न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का इलेक्ट्रिकल एनालॉग कूलम्ब्स के द्वारा दिया गया है फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स। और न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग हम लोग कूलम्ब्स लॉ को कहते हैं। सो कूलम्ब्स लॉ इज़ द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो हम लोग आज के क्लासेस में कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। अब कूलम्ब्स लॉ है क्या? जैसे कि मैंने चार्ज की बात बताया, चार्ज जो बताया था अगर देखा जाए उसके नेचर के बेसिस पे, तो मैंने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? अगर कोई दो चार्ज बॉडी रखते हैं तो उसमें किस तरह का, वहाँ पे एक चीज़ आया जब कूलम्ब्स ने इस चीज़ का स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे देखा गया कि कोई दो चार्ज बॉडी रखते थे तो वहाँ पे अट्रैक्शन होता था तो रिपल्सन होता था। दो चीज़ हो रहा था जिसको हम लोग इंट्रैक्शन कहते हैं। मीन्स अट्रैक्शन होता था, रिपल्सन होता था। तो उन्होंने देखा और उस चीज़ को एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे एक रूल्स बनाया, उस रूल्स एक नियम बनाया और वहाँ पे एक फार्मूला भी ड्राइव किए। उसको आज उसी चीज़ को पूरा कैलकुलेशन हम लोग पढ़ेंगे। उसका नाम दिया गया कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब आप समझते हैं कि चार्ज किस में होना चाहिए? रेस्ट में। तो यहाँ पे जो भी चीज़ पढ़ेंगे, यहाँ पे जो भी कूलम्ब्स लॉ में जो पढ़ेंगे और वहाँ पे जो फोर्स आएगा वो किस अवस्था में होगा? मीन्स वो जो चार्ज बॉडी होगा वो स्टैटिक्स अवस्था में। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो चार्जेस होगा वो स्टेशनरी स्टेट में होगा, स्टैटिक स्टेट में होगा। और दूसरी बात, जो चार्जेस होगा यहाँ पे पॉइंट चार्जेस के लिए हम लोग बात करेंगे, बड़ी बड़ी चार्जेस के लिए नहीं, पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट मीन्स इस तरह से पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे। अब आते हैं यहाँ तक, ये बातें आपको समझ में आया कि क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें। ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स नाम का साइंटिस्ट, इन्होंने 1785 में ये इस चीज़ को एनालिसिस किए हुए थे, इस चीज़ का अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में, फोर्स का ये वैल्यू 1785 में अप्रॉक्स ये किए हुए थे। तो यहाँ पे 1785 ये हिस्ट्री आप जान सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, अब हम लोग इस पे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि सब, जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है, अगर इसको एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिया और एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिया, उसके बीच का कुछ सेपरेशन रखा, तो सेपरेशन के बीच में देखा गया कि यहाँ पे जब दोनों एक ही तरह का चार्जेस रखते थे तो वो क्या करता था? रिपल्शन कर रहा था। रिपल्शन मतलब एक दूसरे के दूर भाग रहा था, मतलब ये इसको इधर धक्का मार रहा था और ये इसको इधर धक्का मार रहा था, रिपल्शन हो रहा था। जब फिर उन्होंने इस चीज़ को और देखा कि अब चलो एक पॉजिटिव लेते हैं और एक नेगेटिव लेते हैं, तो वहाँ पे देखा कि ये एक दूसरे के करीब आ रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। मीन्स तो फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज को देखा तो उसमें भी क्या हो रहा था? यहाँ पे भी हो रहा था कि ये रिपल्शन हो रहा था, ये दूर भाग रहा था। तो कूलम्ब्स ने ये एनालिसिस करके पूरा देखा और पाया
कि यहाँ पे जो रिपल्सन और अट्रैक्शन ये एनालिसिस करके पाया कि जो सेम चार्जेस होगा तो वहाँ पे रिपल्शन हो रहा था, सेम चार्जेस में रिपल्शन हो रहा था, मीन्स वो रिपेल कर रहा था। और अनलाइक चार्जेस अगर हम लोग लेते थे, मीन्स अलग अलग चार्जेस लेते थे, तो वो अट्रैक्ट कर रहा था। इस चीज़ को उन्होंने देखा। अब इतना ही बात उन्होंने नहीं देखा, उसके बाद ये भी देखा कि जब उन्होंने सेम चार्जेस लिया रिपेल कर रहा था, अनलाइक चार्जेस लिया तो अट्रैक्ट कर रहा था। अब ये कितना ज़ोर से खींचेगा, कितना ज़ोर से ये उस चार्जेस को एक दूसरे को धक्का दे रहा है, रिपेल कर रहा है, इस कैलकुलेशन को भी उन्होंने टॉर्सन बैलेंस के माध्यम से एक मेज़रमेंट लिया, टॉर्सन बैलेंस। उस मेज़रमेंट के बेसिस पे उन्होंने इस चीज़ का मैग्नीट्यूड ज्ञात किया, मैग्नीट्यूड को फाइंड किया, फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब उन्होंने देखा कि किस किस पे उसका फोर्स जो कितना ज़्यादा वो धक्का दे रहा है, किस किस चीज़ पे निर्भर किया, और उन्होंने टॉर्सन बैलेंस के बेसिस पे उन्होंने मेज़रमेंट किया और देखा कि यहाँ पे वो देखा कि जो 2 पॉइंट चार्ज रखेंगे वो कितने डिस्टेंस में हम रख रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे रख रहे थे, या और उस ये दोनों के बीच का चार्जेस क्या है, वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। मान लिया जाए कि ये Q1 है और ये Q2 है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, और दूसरा ये डिस्टेंस कितना है R, मान लिया इसको R। तो उन्होंने देखा कि ये दोनों का डिस्टेंस का जो चार्जेस जो होता है, जब देखा गया वहाँ पे एनालिसिस किया गया, तो फोर्स का जो वैल्यू हुआ, फोर्स जब कैलकुलेशन किया तो देखा गया कि यहाँ पे जो चार्जेस का वैल्यू जो आ रहा है, जैसे ही इसका वैल्यू बढ़ाते थे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाता था, इसका भी वैल्यू अगर बढ़ाते थे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जा रहा था, अगर दोनों का वैल्यू बढ़ाते थे तो फोर्स का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ, और साइंटिस्ट कुलम्स ने ये एनालिसिस किया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों का वैल्यू, चार्जेस का वैल्यू बढ़ रहा है, चार्ज का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये भी देखा कि ये दोनों को जब एक साथ बढ़ा देते थे तो बहुत ज़्यादा फोर्स का वैल्यू बढ़ जाता था, इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद ये देखा गया कि ये दोनों का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस में ये देखा गया कि डिस्टेंस को अगर हम बढ़ा रहे थे तो बहुत ज़्यादा फोर्स का वैल्यू घटने लगता था। फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा था, घट रहा था। जब डिस्टेंस को बढ़ाते जाते थे, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अगर बढ़ाते जा रहे थे तो फोर्स का वैल्यू घट रहा था, और डिस्टेंस का वैल्यू घटा रहे थे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा था। इसका मतलब कुलम्स ने वो ये एनालिसिस किए कि इसका मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और इस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इस प्रकार से कुलम्स ने लॉ दिया, कुलम्स लॉ बनाया, कुलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसका स्टेटमेंट ये बताया कि 2 पॉइंट चार्ज और 2 पॉइंट चार्ज जो होगा, अगर 2 पॉइंट चार्ज है वो रिपेल कर सकता है विथ या फोर्स which is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब अगर हम लोग कोई 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा फोर्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का। तो यहाँ पे हम लोग एक 2 पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल, यहाँ पे attract or repel each other with a force which is directly proportional। जो मैंने बताया कि जो रिपेल और अट्रैक्ट करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर वो जो फोर्स का वैल्यू का फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them। अब इसी चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिकली हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो अगर मान लिया जाए कि कोई 2 पॉइंट चार्ज हम लोग लेते हैं, एक है Q1 दूसरा Q2, और यहाँ के बीच का अब नेचर कैसा वो हमको नहीं पता है, डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R।
तो यहाँ का जो फोर्स का वैल्यू जो निर्भर करेगा वो Q1 और Q2 पे, और जो फोर्स का वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे निर्भर करेगा। जब दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमें प्राप्त होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखा गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब सब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वहाँ पे एक K कांस्टेंट देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K इज इक्वल टू व्हाट? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इस K का वैल्यू फिर साइंटिस्ट ने एनालिसिस किया और वहाँ पे ये वैल्यू दिए, F का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। यहाँ पे मैं फ्री स्पेस की बात कर रहा हूँ, इन फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम की बात करेंगे। जो F का वैल्यू होगा K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो इसको टोटली हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे तो लिखते हैं 9, इसको अगर K मान लेते हैं और इस K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो उसका वैल्यू जो होगा 9 × 10⁹। अब बच्चे आप लोगों को मैं ये काम दे रहा हूँ, इसको मैथमेटिकली K का जो यूनिट होगा यहाँ से आप लोग निकालिएगा और यहाँ पे आप लोग लिखिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है कि K का यूनिट क्या होगा। दूसरी बात कि आप जो इसको एब्सोल्यूट परमिटिव बोले, एप्सिलॉन नॉट ऐसे देना है, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का भी आप यूनिट निकालिएगा, यूनिट और डायमेंशन। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार ये जो झारखंड बोर्ड होता है वो सब एग्ज़ाम में पूछता भी है, स्टेट लेवल का बोर्ड में। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला आप ज़रूर निकालिएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ से ये वैल्यू, अगर K का वैल्यू ये होता है 9 × 10⁹, तो आप एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 पाई को रख के यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ये 4 पाई को उधर ले आएंगे और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से तो इसका वैल्यू जो एप्सिलॉन नॉट का होता है वो 8.854 × 10⁻⁻12। आप इसका यूनिट खुद से निकाल लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए, पॉज करके हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो आप लोगों को होमवर्क मैंने क्या क्या दिया, आप लोग एप्सिलॉन नॉट का ज़रूर यूनिट निकालें। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों काम आप ज़रूर करें, ये होमवर्क है। तो इस प्रकार से ये कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब इस चीज़ का फार्मूला हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला फ्री स्पेस के लिए है, फ्री स्पेस या वैक्यूम बोल सकते हैं और एयर मीडियम बोल सकते हैं इसके लिए। अब इसके लिए वेक्टर फॉर्म में भी अगर लिखना चाहेंगे तो आप फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर। आगे चल के नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कूलम्ब्स फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। ये कैसे होता है, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, ये काम है, आप ज़रूर देखिए कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है। और ये आपको इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, इसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ को इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। कैसा? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो ये सब आप काम कर लीजिएगा। कूलम्ब्स लॉ का टॉपिक है ये, मैंने आज का ये यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है। ये फार्मूला ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होगा, बहुत सारे इसी पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लासेस यहीं पे। धन्यवाद।